हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉप स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने एक नए सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रोग निदान, जिसको हम मॉडर्न में पैथोलॉजी के नाम से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ रोग निदान के बारे में देखने वाले हैं। ठीक, देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें देखो। तो टोटली जो आपका ये रोग निदान है, ठीक है, रोग निदान, अब ये रोग निदान टोटल आपका 400 नंबर का रहने वाला है। अब ये 400 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन की इस तरह से किया गया है कि आपके जो 200 नंबर है वो थ्योरी के रहेंगे और 200 ही नंबर आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो 200 नंबर थ्योरी की है, ठीक, तो इसका आपका 100 नंबर का पेपर 1 रहने वाला है। ठीक, और 100 ही नंबर का आपका पेपर 2 रहने वाला है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 200 मार्क देखने को मिलेंगे। और जो प्रैक्टिकल है वो उसमें 100 नंबर का आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल रहने वाला है और 70 नंबर का आपका यहाँ पर वाइवा रहने वाला है और 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है, जिसमें फाइल वर्क वगैरह और मतलब टीचरों के सामने आपकी कितनी अच्छी इमेज है या फिर पीए वगैरह में आपके कितने अच्छे नंबर आए हैं, तो वो सारे यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। तो इस तरह से आपका ये पेपर रहने वाला है 400 नंबर में से, जिनमें से 200 थ्योरी, 200 प्रैक्टिकल। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं इसमें आगे कि रोग निदान के। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रोग निदान के बारे में कि रोग निदान क्या होता है। देखो, रोग का अगर हम मॉडर्न से रिलेट करते हैं तो रोग को हम समझते हैं यहाँ पर डिजीज। ठीक, और अगर हम आयुर्वेद से समझते हैं तो रोग को हम यहाँ पर क्या समझेंगे, रोग को समझेंगे हम कोई व्याधि। ठीक है, और निदान का क्या मतलब है मॉडर्न से, कॉज क्या है उसका। ठीक है, और आयुर्वेद में क्या समझते हैं हम इसका हेतु समझते हैं, या फिर हम एक और नाम देते हैं कि व्याधि का विनिश्चय करने वाला। निदान क्या होता है, जो व्याधि का विनिश्चय कर दे, जो व्याधि का डिसीजन ले दे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉज बोलते हैं। ठीक, या फिर आप रोग निदान को हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में व्याधि का डायग्नोसिस का पता लगे। ठीक है, डायग्नोसिस का पता लगे या व्याधि का विनिश्चय हो जाए, विनिश्चय मतलब पता लग जाए, डायग्नोसिस हो जाए। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रोग निदान कहते हैं। तो रोग निदान में हम क्या करते हैं, व्याधि का डायग्नोसिस करते हैं, व्याधि का विनिश्चय करते हैं, उसी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर रोग निदान कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये रोग निदान हम क्या, रोग निदान हमें किसका ज्ञान कराता है, ये हमें विकृति का ज्ञान कराता है। विकृति मतलब क्या, एबनॉर्मलिटीज। भाई आपने सबसे पहले फर्स्ट प्रॉफ के अंदर क्या पढ़ा था, प्रकृति पढ़ी थी। प्रकृति मतलब क्या है, फिजियोलॉजी पढ़ी थी कि फिजियोलॉजी के अंदर आपने वात के, पित्त के, कफ के, जितने भी धातु है, जितने भी दोष है, मल है, उन सबके प्राकृतिक कर्म पढ़े थे। ठीक है, अब इन सभी के प्राकृतिक कर्म पढ़े थे। अब अगर वो विकृत हो जाते हैं, अगर दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, क्योंकि जो दोष है, धातु है, मल है, वो हमारे शरीर का मूल होते हैं। ठीक है, अगर दोष धातु सही नहीं रहेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो दोष धातु मल मूल शरीर है, ठीक, मतलब दोष धातु मल है या फिर जितने भी वात पित्त कफ है, उन सभी के आपको यहाँ पर आपके जितने भी कर्म है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको यहाँ पर प्राकृतिक पता होगी तब यह विकृति का पता लगा सकते हो। इसलिए यहाँ पर मैंने बेसिक वाले लेक्चर में जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, अगर वो आपको ज्ञात होगी तो आप यहाँ पर विकृति का अपने आप ही पता लगा सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर आपने प्राकृतिक चीज़ें पढ़ी थी, अब यहाँ पर आपको भी विकृति होगी तो हम कहाँ पर पढ़ेंगे, वो रोग निदान के अंदर पढ़ेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के ले लेता हूँ कि आपने पढ़े थे कि वात के गुण पढ़े थे, वात के प्राकृतिक कर्म पढ़े थे कि वात के प्राकृतिक कर्म क्या है। अगर आपको श्लोक याद होगा कि उत्साह उच्छ्वास निश्वास श्वास चेष्टा धातु गति सम मोक्षो गति मता वायु का कर्म विकारजनम। तो जिसका मतलब क्या होता है कि जितना भी उत्साह का जो कार्य होता है, सांस अंदर बाहर जो आप ले पा रहे हो, जितने भी गति वाले कार्य कर पा रहे हो, धातु को जो बैलेंस कर पा रही है, वो सभी कार्य किसके होते हैं, वात के होते हैं। अगर वात अपना कार्य नहीं करेगा तो वो किसके अंदर आ जाएगा, विकृति के अंदर आ जाएगा। प्राकृतिक आपने पढ़ लिया कि अगर आपको उत्साह नहीं है तो क्या हो, विकृति हो गई। तो वो किस में हम पढ़ेंगे, रोग निदान के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह से जैसे हम मॉडर्न से रिलेट करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल मेल के अंदर 10 से 14 नॉर्मल बता दिया कि 10 से 14 पर मतलब इतना होता है, अगर वो इससे कम होता है तो विकृति के अंदर पढ़ेंगे, ज़्यादा हो रहा है तो विकृति के अंदर पढ़ेंगे। मान लो ज़्यादा क्यों हो रहा है, ल्यूकेमिया वगैरह है, कम क्यों हो रहा है, मान लो एनीमिया वगैरह है। तो हमें विकृति को पढ़ने से पहले आपको प्रकृति पता होना चाहिए। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको फिजियोलॉजी का ज्ञान है तो आप पैथोलॉजी का ज्ञान कर पाओगे, अगर आपको पैथोलॉजी का ज्ञान है तो आप अच्छी मेडिसिन दे पाओगे। ठीक है भाई, इसी तरह से है भाई, अगर आपको फिजियोलॉजी पता है,
आपको पता है कि आपके बॉडी में कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन करता है क्या नहीं करता है, वो सब पता है। ठीक है, आपको पता लग गया कि जो लीवर का जो कार्य, लीवर का जो वर्क होता है वो फैट का डाइजेशन करने में होता है। ठीक है, अगर फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपको जो लीवर में कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो गया है, कोई ना कोई जूस वगैरह वो सिगरेट नहीं कर रहा है। ठीक, अगर आपको फिजियोलॉजी का ज्ञान है तो आप पैथोलॉजी का ज्ञान को समझ सकते हो। ठीक, अगर आपको पैथोलॉजी का ज्ञान है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप इसको मेडिसिन दे सकते हो, जिसको हम बोलते हैं काय चिकित्सा। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जितनी अच्छी आपको फिजियोलॉजी का ज्ञान होगा उतना अच्छा पैथोलॉजी का, और उतने अच्छे आप ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन वगैरह उसे दे सकते हो। जैसे कि अगर आपको एक सर्जन बनना है तो सर्जन बनने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि एनाटॉमी, अगर आपको अच्छे से एनाटॉमी पता होगा, अगर आपको पता होगा कौन से नर्व कहाँ पे है, कौन से बोन कहाँ पर है, कौन से मसल्स कहाँ पर है, तभी तो आप उसमें यहाँ ट्रीटमेंट कर पाओगे। आपको यही नहीं पता है ग्लूटेस मसल्स कहाँ पर है, आप इंजेक्शन कैसे लगाओगे। ठीक है, आपको बोन नहीं पता है तो ये, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कैसे कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि पैथोलॉजी को ज्ञान को अच्छे से समझने के लिए आपको फिजियोलॉजी का ज्ञान को बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पैथोलॉजी का ज्ञान कर सकते हो। आयुर्वेद में कहते हैं कि प्राकृतिक ज्ञान अगर आपको पता है तो आप विकृति विज्ञान को समझ सकते हो। देखो, विकृति विज्ञान कोई अदर नेम नहीं है। जो विकृति विज्ञान है ना वो आपका रोग निदान का ही नाम है। अगर मैं विकृति विज्ञान कह दूँ या फिर मैं रोग निदान कह दूँ, एक ही बात है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, मतलब जो भी विकृति है, विकृति क्या है, एक प्रकार से कुछ भी हो सकती है। विकृति अच्छी भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम विकृति को बेकार ही मानते हैं, मतलब डिजीज से ही रिलेट करते हैं। जैसे कि दूध से दही बनना, वो भी एक प्रकार की विकृति है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जो विकृति मान रहे हैं वो डिजीज से रिलेट ही मानते हैं कि विकृति विज्ञान मतलब कि जैसे कि आपके जो वात का फंक्शन है, पित्त का फंक्शन है, वो बहुत ज़्यादा क्षय हो गया है या वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो उसकी क्या हो गई, विकृति हो गई है। उसका ज्ञान करना, विज्ञान है ना कि उसका स्टडी करना, उसे हम क्या कहते हैं, विकृति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं रोग निदान कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। अगर विकृति विज्ञान रोग निदान एक ही बात है, टेंशन मत लेना, कंफ्यूज मत होना। रोग निदान के अंदर क्या है, जो भी व्याधि है उसका डायग्नोसिस करते हैं। विकृति विज्ञान के अंदर क्या है कि जो व्याधि है अब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतनी सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर आपको प्रकृति का ज्ञान है तो आप विकृति का ज्ञान को अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। ठीक, अब विकृति किसकी है, मेनली यहाँ पर विकृति आपको किसकी समझनी है कि दोष की समझनी है, धातु की समझनी है, मल की समझनी है। अब इनकी क्यों समझनी है, क्योंकि हमने क्या बताया कि जो दोष है, जो धातु है, मल है, वो हमारा क्या है, मल मूलम ही शरीरम। भाई अगर आप चिकित्सा पढ़ोगे, चिकित्सा क्या होती है कि धातु का साम्य होना ही चिकित्सा कहलाता है। अगर धातु वैषम्य होती है तो हमें रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे आयुर्वेद में क्या बताया गया, भाई मेनली धातु, दोष, मल, इन तीन चीज़ों पर ही है, क्योंकि वो तीन चीज़ मिलकर हमारा शरीर बना रही है। अगर वो साम्य अवस्था में रहेंगे तो हमें कोई भी डिजीज नहीं होगी, अगर ये साम्य अवस्था में नहीं है तो हमें रोग की उत्पत्ति देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमारा मेन विकृति हम किसको देखते हैं कि अगर जो दोष है, वात है, पित्त है, कफ है, पहले इनको आपको प्राकृतिक कर्म पता होना चाहिए। उसी तरह से दोष हो गए कि जो दोष है, धातु है, जो धातु की सप्त धातु होती है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनके आपको यहाँ पर आप प्राकृतिक कर्म पता होना चाहिए। ऐसे मल का, मूत्र का, पुरीस का, श्वेत का, इनका आपको प्राकृतिक कर्म पता होना चाहिए। और इसी वीडियो में हम बेसिक में इन्हीं की तो बातें करेंगे। अगर आपको इनका प्राकृतिक कर्म पता है तो आप यहाँ पर इनके प्राकृतिक कर्म के अपोजिट जो भी होगा वो इनका विकृत कर्म कहलाएगा, उसे आप पता कर सकते हो। कि अगर ये मान लो कि जैसे वात है, वात अलग कुछ कार्य कर रहा है, अलग कार्य कर रहा है, प्राकृतिक कार्य के अलावा कोई कार्य कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो विकृत कार्य है। ठीक है, जैसे अभी हम बात करते हैं सबसे पहले दोषों की, दोषों के प्राकृतिक कार्य की बात करते हैं। ठीक है, ठीक, अब जैसे हम बात करते हैं वात की। अब देखो वात का क्या प्राकृतिक कार्य क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पर श्लोक नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी को लिखना है तो आप लिख सकते हो। देखो वात का जो श्लोक है वो उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति, सम मोक्षो गतिमता, वायुम कर्म विकाजनम। ठीक है, तो वात का क्या है कि जितना भी उत्साह का जो कार्य होता है, सांस को अंदर लेने का, बाहर करने का जो कार्य होता है, धातु को बैलेंस करने का जो कार्य होता है, ठीक है, वो सब किसके द्वारा होता है, वो सब वायु के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब वायु के 5 भेद भी होते हैं, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। ठीक, पुष्वा करके प्राण वायु, समान, इस तरह से कि प्राण वायु क्या है कि चीज़ें अंदर लेने का काम करती है। प्राण वायु खाना खा रहे हो तो उसको अंदर लेने का काम कर रही है। ठीक है, उदान वायु, उदान वायु का कार्य है कि जो भी आप खाना खा रहे हो उससे बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बल का, वर्ण का,
ये काम कराता है। समान वायु क्या करती है, अग्नि का संदूषण कराती है। अग्नि को बढ़ाने के बाद जो भी आहार आपने लिया है उसको 4 भाग में डिवाइड करती है, मल भाग में डिवाइड करती है। देन वियान वायु क्या करती है, जो भी आहार आपने खाया है उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, वियान वायु। अपान वायु क्या करती है कि जो भी आपने फूड खाया था उससे एनर्जी लेने के बाद उसके वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, तो आपको वात के प्राकृतिक कार्य भी पता होने चाहिए, वात की भेद के कार्य भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से देन उसके बाद हम बात करते हैं पित्त के बारे में। अब पित्त के क्या प्राकृतिक कार्य है, पित्त का श्लोक सुनो, जिसको लिखना है लिख सकता है। दर्शन पक्तिम ऊष्मा च क्षुधा तृष्णम देहम आर्द्रम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकार्जनम। ठीक है, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर। ठीक है, एक एक बार इसलिए बता रहा हूँ कि आगे विकृति विज्ञान को पढ़ाने से पहले यानी रोग निदान को पढ़ाने से पहले अगर आपको प्राकृतिक कर्म पता है तो आप रिलेट कर सकते हो कि इसकी विकृति क्या होगी। ठीक है, तो मतलब जो भी पित्त का क्या कार्य होता है, दर्शन देखने का कार्य होता है, जैसे बोलते हैं ना आपकी आंखों में क्या होता है, तेज महाभूत होता है। ठीक है, पचाने का जो कार्य करता है। ठीक है, भूख का, प्यास का, और देह देह को जो सॉफ्ट करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, पित्त करता है। जो परवाह होती है, प्रसाद होती है, मतलब बॉडी में चमक हो गई, लस्ट्रस हो गई, वो सभी पित्त के कार्य होते हैं। अब पित्त के कार्य होते हैं और पित्त के 5 भेद होते हैं, उसको हमने कुछ इस तरह से याद करा था प्रभास करके। ठीक है, पाचक पित्त, रंजक पित्त, भ्राजक पित्त। ठीक है, और साध पाचक पित्त, रंजक पित्त, भ्राजक पित्त और हमारा और आलोचक पित्त। ठीक है, इस तरह से हमने पित्तों के बारे में देखा था। और इसी तरह से हमने कफ के बारे में देखा, कवितास करके, कवितास। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक बना रखी थी पहले भी हमें फर्स्ट ऑफ के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या क्लेदक होता है, अम्लक होता है, बोधक होता है, तर्पक होता है, साधक होता है। ठीक है, श्लेष्मक होता है। इस तरह से कफ का भी हो जाता है। कफ के जो कर्म होते हैं वो क्या होता है कि स्नेहो बंधु स्थिरत्वम च गौरवम वृद्धा बलवम। देखो थोड़ी आवाज़ मेरी अलग आ रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम है और रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ा देख लेना अभी। ठीक है, देन ये सब इसके जो कार्य होते हैं वो कफ के होते हैं। ठीक, इसी तरह से हम धातु के कार्य देखते हैं। जैसे ये हमारा दोष हो गया, देन हम बात करते हैं धातु के। तो धातु का आपने एक श्लोक देखा होगा कि प्रीणन करने का जो काम होता है, प्रीणम जीवनम लेपनम स्नेहम धारणम पूर्णे गर्भोत्पात स्तयन कर्म 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 श्रेष्ठ कर्मात। तो एक प्रकार का श्लोक होता है जहाँ पर धातु के कर्म बताए गए हैं। ठीक, तो ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर इसके कर्म बताए गए हैं। तो आप अगर मैं आपको लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ कि जैसे रस का जो कर्म होता है वो प्रीणन करने का काम होता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से नरिशमेंट करने का काम होता है। अब जो रक्त का जो काम होता है वो जीवन देने का काम होता है। रिलेट भी कर सकते हो, और रिलेट करने में कोई नहीं है कि रक्त को आप किसे रिलेट करोगे, ब्लड से। और ब्लड क्या कैरी करता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जीवन देने का। तो इस तरह से मांस धातु क्या कार्य करता है, लेपन करने का कार्य करता है। इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि जितनी भी आपकी बोन्स होती है उनके ऊपर क्या होता है, मांस होता है, इनको कवर करने का काम करती है। देन मेद होता है, तो मेद क्या करता है, स्नेहन करने का, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और देन उसके बाद अस्थि आती है। अस्थि क्या करती है, आपके पूरे बॉडी को, पूरे फ्रेमवर्क को धारण करने का या होल्ड करने का कार्य करती है। देन आती है मज्जा धातु। मज्जा क्या करती है कि बोन्स के अंदर क्या होती है, मज्जा होती है, तो उसको पूर्ण करने का काम करती है। देन होता है शुक्र धातु। शुक्र धातु का क्या कार्य होता है, गर्भ को उत्पादन करने का कार्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा धातु। देन हम बात करते हैं मल के बारे में। तो मल का देख लो, 3 प्रकार के मल होते हैं, पुरीस होता है, मूत्र होता है, स्वेद होता है। ठीक, तो पुरीस का कार्य क्या होता है, अवेष्टम का कार्य होता है, और मतलब एक तरीके से चीज़ों को संग्रहित करने का, बल को इकट्ठा करने का। और क्लेज का क्या होता है, मूत्र का कार्य क्या होता है, जो इतना बॉडी में हमारा एक्सेसिव क्लेज बनता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, और वस्ती को फुल करना यानी यूरिन ब्लैडर को फुल करने का काम करता है। और स्वेद क्या करता है, ये भी कह रहा है बॉडी से क्लेज को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक, तो इस तरह से हमारे 2 धातु मल, तीनों के कार्य हमने देख लिए, तीनों के प्राकृतिक कर्म देख लिए, और इनके अलावा जो भी आपको कर्म दिखेंगे वो इनके विकृति कर्म देखेंगे। और विकृति को समझने के लिए आपको पहले प्राकृतिक कर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्राकृतिक कर्म की बात की गई है। अब देखो इतना मैं आपको बता चुका हूँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना ये बेसिक्स। ठीक है, तो बेसिक्स में सबसे पहले क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ विकृति विज्ञान। सबसे पहले याद रखना है, चाहे रोग निदान हो चाहे विकृति विज्ञान हो, दोनों एक दूसरे के पर्याय है। रोग निदान के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर डिजीज़ का डायग्नोसिस कह सकते हैं या डिजीज़ का क्या कारण है।
ठीक है। और हम रोग निदान का दूसरा नाम क्या होता है, विकृति विज्ञान होता है, क्योंकि जो भी डिजीज हुई है उसकी स्टडी करना क्या होता है, विकृति विज्ञान कहलाता है, ठीक है। विकृति विज्ञान क्या है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम जो भी डिजीज है, जो भी रोग है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब इसमें क्या है कि मीन्स द स्टडी ऑफ चेंजेस टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ फंडामेंटल फैक्टर ऑफ डिजीज, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो भी फंडामेंटल फैक्टर होते हैं, उन फंडामेंटल फैक्टर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में स्टडी करना, मतलब कि जो भी किसी डिजीज़ की वजह से कुछ फंडामेंटल फैक्टर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उसके बारे में स्टडी करने क्या कहलाता है, विकृति विज्ञान कहलाता है। अब ये जो चेंजेस हो रही है, वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं, या तो किसी चीज़ का बढ़ सकती है, कोई चीज़ घट सकती है। जैसे कि मैंने ब्लड के बारे में बताया कि ब्लड बढ़ भी सकता है, जैसे ल्यूकेमिया वाले केस में, ब्लड कैंसर वाले केस में बढ़ सकता है, और एनीमिया वाले केस में घट सकता है, या जो आपके दोष है वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है। या फिर दूसरा पॉइंट बताया गया है कि डील विद द फंडामेंटल फैक्टर इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डिजीज प्रोसेस एज वेल एज टू द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। तो वही है, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ फंडामेंटल फैक्टर साथ डील करते हैं जो इसेंशियल होते हैं ये समझने के लिए कि जो डिजीज़ है, मतलब उस डिजीज़ का डायग्नोसिस को समझने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी भाई, अगर कुछ फंडामेंटल फैक्टर क्या है भाई, नॉर्मल है, कुछ एक वैल्यू होती है कि इसके अनुसार आप पता कर सकते हो कि जो डिजीज़ है वो बढ़ रही है, घट रही है, डिजीज़ का डायग्नोसिस क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें। इट इज़ नेसेसरी फॉर फिजिशियन टू एक्वायर द नॉलेज अबाउट दिस। तो जो भी फिजिशियन है, जो भी वैद्य है, जो भी डॉक्टर है, उसको इन तीनों चीज़ों की आपको नॉलेज होना चाहिए कि पहला मैनिफेस्टेशन, मतलब उसका लक्षण क्या है, दूसरा डायग्नोसिस क्या है, एंड तीसरा प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि वो डिजीज़ की मतलब सही होने की संभावनाएं कितनी है, कहते हैं ना गुड प्रोग्नोसिस है, हर गुड प्रोग्नोसिस है मतलब डिजीज़ की सही होने की संभावनाएं ज़्यादा है। अगर बैड प्रोग्नोसिस है तो यहाँ पर डिजीज़ की सही होने के चांसेस कम होती है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि लक्षण क्या दिख रहे हैं, डायग्नोसिस क्या है, किस वजह से वो डिजीज़ हो रही है, और जो डिजीज़ हुई है क्या उसके चांसेस है सही होने के या नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट इन मैनेजमेंट। तो ये जरूरी होता है कि अच्छे आप इस तरह से मैनेज कर पाओगे। तो दोष धातु मल मूलम शरीरम, ये मैं बता चुका हूँ। अगर आपको दोष का, धातु का, मल का, अगर ये आपके साम्य अवस्था में रहेगी तो आपको कोई डिजीज़ नहीं रहेगी। अगर ये साम्य अवस्था में नहीं है तो यहाँ पर आपको रोग देखने को मिलेगा, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग एट द लेवल ऑफ द दोष दूसरे अग्नि अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर विच आर इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंड द डिजीज। तो ये बताया गया है कि दोष में, दूसरे में, अग्नि में, इनमें यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनके बारे में स्टडी करना। क्यों? क्योंकि ये एसेंशियल होते हैं किसी भी डिजीज़ को स्टडी करने के लिए। देखो, जब भी आप आयुर्वेद में किसी डिजीज़ को, किसी व्याधि को स्टडी करते हो तो सबसे पहले आपको ये कुछ सब संप्राप्ति घटक होते हैं, जैसे दोष कौन सा था, दूसरे कौन सा था, अग्नि कौन से थे, स्रोतस कौन से थे। अगर आप इन चीज़ों का पता लगा लेते हो कि इन चीज़ों में क्या क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, कौन सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप ईजी से उस डिजीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हो, उसका डायग्नोसिस अच्छे से कर सकते हो। फिर आता है इंपॉर्टेंस क्या है दोष धातु मल की। देखो, ये क्या है कि जो दोष धातु मल है, ये तीनों ही चीज़ हमारे मिलकर शरीर को बनाते हैं। अगर ये दोष धातु मल साम्य अवस्था में रहेंगे तो हमें कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है, ठीक है। दूसरा कि अगर आपको इनके प्राकृतिक क्रम को पता लगा लेते हो तो आपको यहाँ पर विकृति क्रम को समझने में आसानी हो जाती है। अब दोष दो होते हैं, शारीरिक दोष होता है, एक मानसिक दोष होता है। शारीरिक दोष कौन सा होता है? शारीरिक दोष वात पित्त कफ होते हैं, मानसिक दोष रज और तम होते हैं। अब शारीरिक दोष क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी को होम्योस्टेटिस में मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर जो शारीरिक दोष है, तो शारीरिक दोष के कारण की वजह से हमें क्या सोमैटिक डिजीज हो सकती है, जैसे कि ज्वर हो सकता है, अतिसार, मतलब भाई फिजिकल डिजीज कौन कौन सी हो सकती है ये बताया गया है। मानसिक से मेंटली डिजीज हो सकती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये दो प्रकार, रज और तम। अब रज क्या है कि जितना भी हम टर्बुलेंस है, जो भी हम एक तरीके से उपद्रव करते हैं, वो रज की वजह से करते हैं, और तम की वजह से बिल्कुल लिथार्ज, आलस्यपना जो आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से। सत्व नहीं होता, सत्व कोई दोष नहीं होता, ठीक है, याद रखना। 7 धातुएं होती है जो शरीर को धारण करने का काम करती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे बॉडी में स्टेबिलिटी और बॉडी के ग्रोथ करने के लिए। 7 धातु को मैंने लिख दिया है, रस को प्लाज्मा से, रक्त को ब्लड से, मांस को मसल टिश्यू से, मेद को फैट से, अस्थि को बोन से, मज्जा को बोन मैरो से, शुक्र से, रिप्रोडक्टिव टिश्यू से आप मैच कर सकते हो। सभी का फंक्शन लिख दिया है कि प्रीनियम जीवनम लेपनम स्नेम धान्य पूर्ण गर्भोत्पाद धातु से श्रेष्ठ कर्म कर्मास स्मृतम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कर्म भी लिख दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो धातु है, इन धातु के कौन से उपधातु होते हैं, कौन से मल होते हैं। जैसे कि रस धातु है। अब रस धातु की जो उपधातु होती है वो स्तन्य और आर्तव होती है,
ठीक है। तो और इसका जो मल कौन सा होता है, कफ मल होता है। मतलब यदि आप रस धातु का बहुत अधिक सेवन करोगे तो आपको स्तन्य और आर्तम में आपको यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी, और दूसरा कफ की भी उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी। और रक्त धातु धातु कौन कौन सी है, कंडरा और सिरा होती है। और पित्त और मलयाप गिटभाग कौन सा होता है, पित्त होता है। मांस कौन सा होता है, मांस धातु की उपधातु वसा और त्वचा होती है। और मलभाग खैमल, खैमल मतलब कान का, नाक का, आँख का जो भी मल भाग होता है। मेद का कह रहे हैं उपधातु स्नायु होती है। और मल कौन सा होता है, स्वेद होता है, ठीक है। अब ये हमारी 2 2 4 2 6 1 7 जो 7 उपधातु थी, 7 धातु की 7 उपधातु बताई गई थी, वो आचार्य चरक ने बताई थी। जबकि देत, दंत, केश और ओज ये अदर आचार्य ने इनकी उपधातु बताई गई है। तो अस्थि की दंत होती है, मज्जा की केश होती है, शुक्र की ओज होती है, आप ध्यान रख सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास मेद का स्वेद होता है, वो अस्थि का केश धातु, लोम धातु और नख धातु। देखो अस्थि का मल कौन सा होता है, केस होता है, लम होता है, नख होता है। देखो अब इससे क्या पता लगता है, देखो इनको अगर आप क्लिनिकल भी रिलेट कर सकते हो कि जैसे मान लो कि अगर कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आता है जो कि हेयर लॉस की प्रॉब्लम ला रहा है कि सर डॉक्टर साहब मेरे जो हेयर की प्रॉब्लम है, हेयर बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, चिकित्सा में आप यहाँ पर अस्थि का भी मतलब ऐसी औषध दोगे जैसे कि अस्थि संगबटी दे दोगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जिसका अस्थि का भी यहाँ पर पोषण होगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उसका अस्थि का क्षय हो रहा है, जिसकी वजह से जो केस है हेयर फॉल आपको लॉस देखने को मिल रहा है। मज्जा में नेत्रपुरी, श्वेत त्वचा के स्नेह और शुक्र ओज, ठीक है। और अन्य का जो मल होता है वो पुरुष और मूत्र होता है, ठीक, इतना है। फिर 7 प्रकार के यहाँ पर मल बताया गया है, एक मूत्र बताया गया है, सक्रिय बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर 5 इंद्रियों के मल बताए गए हैं, मुख का मल, नासिका का मल, चक्षु मल, कर्णमल, त्वक मल, ये 5 हमारी क्या होती है, ज्ञान इंद्रिया होती है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि एनी अल्ट्रेशन इन प्रमाण एंड गुण कर्म ऑफ दोष धातु मल, मतलब जो दोष धातु मल क्या तो प्रमाण में या फिर गुण में, क्वालिटी में कोई भी चेंजेस देखने को मिलता है तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। इसलिए यहाँ पर आपको प्राकृतिक गुण बताया गया है। अब प्राकृतिक विज्ञान क्या आपकी फिजियोलॉजी होता है कि ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द प्राकृतिक, मतलब जो भी चीज़ नॉर्मली होती है उससे आपकी प्राकृतिक विज्ञान डील करता है, और जो भी चीज़ एबनॉर्मल होती है उससे आपका विकृति विज्ञान डील करता है, ठीक है। देन उसके बाद डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जो आचार्य सुश्रुत ने बताई थी, ठीक है। सुश्रुत सूत्र शायद 15 का रेफरेंस है ये, आप एक बार चेक कर लेना। इसमें क्या बताया गया है कि समदो समाग्नि समधातु मल क्रिया पर्सन आत्मन इंद्रिय मन स्वस्थिति में रहते, मतलब हमारे तीनों दोष और हमारी 13 प्रकार की अग्नि, 7 धातुएं, 3 प्रकार का मल, ये सभी कहना चाहिए, ये सभी बैलेंस रहना चाहिए। और जो हमारे आत्मा है, इंद्रिया, मन है, वो सब पर्सन रहना चाहिए, तभी हम किसी व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं। द वैषम्य और दोष धातु मल कैन बी एक्सप्लेन बाय द न्यूमरस इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो दोष धातु मल है तो अगर वो वैषम्य हो जाते हैं तो उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन से। कैसे, ब्लड एनालिसिस से पता लगा सकते हो कि जैसे मान लो धातु है, रक्त धातु का क्षय हो रहा है तो ब्लड से पता लगा सकते हो, ठीक है। या और भी अदर टेस्ट है, यूरिन से पता लगा सकते हो कि अगर रस में कुछ क्षय हो रहा है तो यूरिन से पता लगा लिया, स्टूल से क्षय लगा लिया मल के लिए, स्टूल से सुप्टम सेल है, सुप्टम सेल एनालिसिस कर लिया, एक्सरे, सिटी स्कैन, इनसे बोन वगैरह का, मसल्स वगैरह का, मेद वगैरह का, इन सभी का आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर था हमारा रोग निदान का, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जो रोग निदान है उस रोग निदान को आप कैसे समझ सकते हो। यदि आपको प्राकृतिक विज्ञान का ज्ञान है तो आप विकृति विज्ञान का ज्ञान कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको एक प्राकृतिक विज्ञान, जो दो धातु मल थे, अगर वो साम्य अवस्था में रहते, प्राकृतिक अवस्था में रहते तो हम स्वस्थ रहते, उसलिए मैंने सबसे पहले आपको स्व ज्ञान करा दिया, ताकि जब हम किसी भी विकृति पढ़े तो आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि उसकी प्रकृति ये थी तो विकृति ये होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट ऑप्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो, और फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।